हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आपका अनअकैडमी इंद्रधनुष एसएससी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रोज शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ते हो और आज फिर से हम जुड़े हैं, जिसमें देख रहे हैं दोस्तों ब्रह्मांड एवं सौर मंडल पार्ट 2। आपको याद होगा कि दोस्तों हम लोगों ने कल अच्छे तरीके से पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें से आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर तरीके से? क्या कह रहे हो, आ रही है ना? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आपका। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है? चलिए शुरुआत करते हुए देखते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा सर कि हम लोगों ने कल बहुत जबरदस्त तरीके से देखा था, अच्छे तरीके से समझा था। आज देखते हैं क्या क्या होगा हम लोगों का। याद रखिएगा, रोज शाम को 5:05 पे मेरी क्लास होती है। कहां पे? तो अनअकैडमी पे। आप सब आमंत्रित हैं, आप सब आइए और अपनी तैयारी को एक नए लेवल तक लेके जाइए, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों ये आप देख सकते हो कि वैलिड टिल जनवरी 31, यानी दोस्तों ये आज लास्ट डेट है। तो इसका फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि एक साथ 20% और एडिशनल मंथ नहीं मिलता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप एक साल आप मुझे दे दीजिए, बिल्कुल भूल जाइए कहीं पे तैयारी करने की। आप साल भर मेरे साथ पढ़िए और साल भर के अंदर पूरा जीके जीएस और साथ से जितने सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग कंप्लीट और प्री मेंस सब कुछ, एवरीथिंग। तो एक बार तो बाबा पर भरोसा तो करके दिखाओ, है ना? तो कूपन कोड भी क्या है दोस्तों? तो BA10। आप ये कोड लगाकर आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें, फायदा जबरदस्त होगा आपको, ठीक है दोस्तों? ये पूरी टीम CHSL में पढ़ाया, MTS में भी पढ़ा रहे हैं हम लोग, है ना दोस्तों? ये इमेज को देखिएगा, फिर से मैं थोड़ा सा समरी करूं, आपको याद दिला दूं कि इस इमेज को देखने के बाद जो हमारी सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसके केंद्र बिंदु पे कौन है? सूरज रहेगा। और इसके बाद जितने सारे 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह है दोस्तों, वो 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जिनमें से सबसे तेज और सबसे छोटा प्लैनेट दोस्तों मरकरी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या होगा दोस्तों? वीनस, जो सबसे गर्म, पृथ्वी की भगिनी ग्रह, और देखा जाए तो जुड़वा ग्रह कहते हैं उसे, चमकीला तारा कहते हैं उसे। तीसरे नंबर पे दोस्तों पृथ्वी, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट, एकमात्र ऐसा जिसमें जीवन की कल्पना की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे देखोगे तो ये मार्स है, रेड प्लैनेट। ये चारों के चारों इनर प्लैनेट हैं, आंतरिक ग्रह होंगे। इसके बाद दोस्तों ये छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे आपको यहां पे, ये क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड है, पत्थर है, पत्थर चट्टान के टुकड़े हैं, क्योंकि इसके बाद जितने सारे प्लैनेट आपको दिखेंगे उसका निर्माण गैस से हुआ है, उसका निर्माण गैस से हुआ है, ठीक है दोस्तों? तो अब देखो कि इसके बाद जुपिटर है सर, जो 5 नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट। और सबसे बड़ा प्लैनेट के साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ा सैटेलाइट भी किसका है? इसी का है, गैनीमीड, आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है? तो मार्स के बाद क्या होगा दोस्तों? जुपिटर के बाद सैटर्न, जुपिटर के बाद सैटर्न 6 नंबर पे, जो एक रिंग्ड प्लैनेट है, वलय बना हुआ है इसके चारों ओर, और जिसके पास 82 यानी अब सबसे ज्यादा सैटेलाइट हो गया इसका, किसका? सैटर्न का। इसके बाद दोस्तों यूरेनस और नेपच्यून, तो यूरेनस हो गया 7वें नंबर पे और नेपच्यून हो गया 8वें नंबर पे। सर कभी प्लूटो भी हुआ करता था, आपको याद होनी चाहिए कि प्लूटो 2006 में कहानी इसकी फिनिश, खत्म हो गई है। प्लूटो की कहानी खत्म हो गई, अब तो प्लूटो रहा नहीं दोस्तों। प्लूटो कहां चला गया? खत्म हो गया, चला गया कहीं, ठीक है? कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए यहां तक। ये पूरी इमेज को क्योंकि मेरा मानना पता है, आप इमेज को देख के बहुत सारी चीज हद तक याद रख सकते हो। ये हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सर कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा है, इसलिए हॉटेस्ट सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। एवरीथिंग इज ओके, फाइन, बढ़ जाए आगे, चलिए आगे। अब देखो इसे देखिएगा कि सर इनर प्लैनेट मैंने कल भी समझाया और आउटर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में मरकरी नंबर 1 पे आएगा दोस्तों, वीनस, अर्थ और मार्स। और फिर बाह्य ग्रह में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना? तो यहां पे याद रखिएगा, यहां पे एस्ट्रॉयड होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, यही दोनों को बांट देता है, यही दोनों को बांट देता है, ठीक है? आइए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को हम क्या कहते हैं? कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, लायन स्टार। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए बताइए, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, चलिए बताइए, क्या होगा? चलो जल्दी बताओ। चलिए देखिए, तो दोस्तों ये डॉग स्टार होगा बच्चे। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को हम डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं। याद रखें, क्या कहते हैं? डॉग स्टार कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा कौन सा है? विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? अल्फा सेंचुरी या सेंटुरी, बीटा सेंटुरी, प्रॉक्सिमा सेंटुरी या बर्नार्ड? चलिए आसान सवाल है, बताइए। क्या होगा बच्चे? है ना। चलो देखो बच्चे, सर निकटतम तारा कहते हैं बच्चों प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो सौर मंडल का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमारा सौर मंडल यानी मिल्की वे, हमारा सौर मंडल यानी मिल्की वे, आकाशगंगा, सोलर सिस्टम, यही है क्या भाई? ये बताओ, यही है ना। हमारे सोलर सिस्टम की बात कर रहा है, पूरा सोलर सिस्टम जिसमें सूर्य चंद्रमा सब कुछ है, और पूरा सोलर सिस्टम कहां? मिल्की वे में। ठीक है, बराबर याद रखिएगा। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। बताइए क्या होगा? डू इट फास्ट। बताओ बच्चे। तो मेरे भाई घटते क्रम में देखो, मैंने आपको ट्रिक भी दिया था, ट्रिक से निकाल देते। जे सन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एम स्क्वायर, यही तो ट्रिक था मां, यही था ना। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस और मार्स और मरकरी, गड़बड़ मत करना क्योंकि मरकरी सबसे छोटा है, मार्स और मरकरी। तो देखो कहा घटते क्रम में, तो बृहस्पति नंबर 1 पे होगा, सैटर्न नंबर 2 पे होगा, यूरेनस नंबर 3 पे होगा, नेपच्यून नंबर 4 पे होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। ठीक है, तो सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में। और दूरी में कहेगा तो ट्रिक मैंने बताया था, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो दूरी में ट्रिक क्या था, देख लो, फिर से याद रख लो कि माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। तो आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों कि अब से आपका ब्लैक मैजिक शो शुरू हो गया है। याद रखना, कल से 1 फरवरी से रेगुलर जाएगा ब्लैक मैजिक। ठीक है, तो कल भी है, और ये सब ब्लैक मैजिक में रिपीट करेंगे, जिससे क्वेश्चन भी निकलेगा और आपको याद भी हो। तो देखो पहले नंबर पे क्या हुआ? पहले नंबर पे क्या कहा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है? तो डिस्टेंस, यानी सूर्य से दूरी के आधार पे। ठीक है, सूर्य से दूरी के आधार पे। और जो क्वेश्चन पूछा, ये क्या पूछा आपसे? ये पूछा दोस्तों कि अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, जो बड़ा से छोटा में।
ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी? चलिए बताइए, बता बच्चों। बता भाई क्या होगा? ठीक है, चलो आ जाओ देखो। तो दोस्तों कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी, और लिम्नोलॉजी दोस्तों तो झीलों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ लैक, स्टडी ऑफ लैक। अरे बात समझ में? अच्छा, एक मिनट बच्चे, ए लेके ही है ना, लेक मिस कमी होता है ना, तो स्टडी ऑफ लैक, लैक है ना। सिस्मोलॉजी दोस्तों क्या होगा? तो भूकंप। अच्छा कमेंट देख रहे थे, वही कमेंट देख रहा था कि बच्चे क्या कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, लैक यानी झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को, और एस्ट्रोलॉजी यानी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो अंक विज्ञान के जरिए या जो आपके भविष्य के बारे में बताते हैं, है ना, याद रखना। नेक्स्ट, तारे बच्चे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम को घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य से पश्चिम को घूम रही है, या पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? कहता है व्हाई आर स्टार्स विजिबल मोर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट? तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूमता है, क्या होगा बताइए। बताओ। तो दोस्तों तारे पूरब से पश्चिम की बात करें ना, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब देखोगे तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब मतलब ये मान लो अर्थ है दोस्तों, और ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन चक्कर लगाती है। तो हम लोग कहां हैं? हम लोग सर ईस्ट में हैं, नॉर्थ ईस्ट में यहां पे हैं, इसीलिए हमारा जो टाइम है वो प्लस में है, इधर वाले माइनस में है। तो तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसीलिए पूरब से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। रिवर्स पल्सर क्या होते हैं दोस्तों? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, उच्च तापमान वाले तारे। क्वेश्चन नंबर 6। अब पल्सर मतलब ये मत सोच लेना कि सर हम मेरे पास 120 पल्सर है, मेरे पास 220 पल्सर है ना। तो पल्सर होते हैं कि पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, या उच्च तापमान वाले तारे। तो दोस्तों पल्सर होते हैं ना जो फास्ट रोटेटिंग स्टार्स, जो बहुत तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से, उसी को हम पल्सर बोलते हैं, उसी को पल्सर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों पल्सर क्या है? तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर क्या है दोस्तों? क्लियर यहां तक? कोई डाउट, कोई समस्या? चलिए आगे देखिए। अब ये इमेज देख सकते हो दोस्तों कि पहली बार जो खोजी गई थी ना पल्सर,
वो दोस्तों रेडियो पल्सर PSR B1919+1 थी, जो 28 नवंबर 1967 को जॉचली बेल, बर्नेल और एंटनी हेविस द्वारा खोजा गया था। यह पहला रेडियो पल्सर है, जब पहला रेडियो पल्सर है। याद रखिएगा, जितना भी मैं फैक्ट बता रहा हूं ना, वो फोकस करिएगा, बिल्कुल गलती मत करिएगा, ठीक है? फोकस करिएगा, बिल्कुल गलती मत करना। कब खोजा गया था दोस्तों? तो 1967 को, 1967 को खोजा गया था, जॉचली बेल, बर्नेल और एंटनी हेविस द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट, कौन सबसे बड़ा तारामंडल है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन? सबसे बड़ा तारामंडल क्या होगा? सेंटोरस, हाइड्रा, क्रक्स, कैनिस मेजर। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, सबसे बड़ा तारामंडल क्या होगा? डू इट फास्ट। तो दोस्तों हाइड्रा, सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें वो हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है मेरे भाई। क्या है दोस्तों? हाइड्रा है। आइए उसकी आकृति देखते हैं। ये देखिए, देख रहे हो? हाइड्रा जस्ट लाइक अ वाटर स्नेक की तरह दिख रहा है ये। तो हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल होता है, और ब्रह्मांड में कुल तारामंडल की संख्या अगर देखें हम तो 88 तारामंडल है दोस्तों। कितने? 88 तारामंडल। ये सब पूछा जा चुका है पेपर में आपके। यह 1303 वर्ग डिग्री को मापता है, और यह 100 डिग्री से अधिक लंबा भी है। ओ माय गॉड। सेंटोरस सबसे प्रकाशमय तारामंडल है। अगर सवाल आता है कि लाइटिंग तारा जो सबसे ज्यादा, तो वो सेंटोरस होगा। क्या होगा? सेंटोरस। क्रक्स, जिसे दक्षिणी क्रॉस के रूप में जानते हैं, सबसे छोटा तारामंडल। क्रक्स सबसे छोटा तारामंडल। और कैनिस मेजर दोस्तों तारामंडल में सबसे चमकीला तारा सिरियस है, ठीक है? तारामंडल क्या होता है कि सर सितारों का एक ग्रुप है, समूह है, जो एक विशेष पैटर्न बनाता है। जैसे क्या देख रहे हो? हाइड्रा ऐसा पैटर्न बनाया है, इसीलिए इसे हम हाइड्रा नाम दिया गया। तो सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा, सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स। ये सब याद रखिएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है दोस्तों? एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। क्या होगा दोस्तों? द एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। तो मेरे भाई, एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच। एक इमेज देखिए, इस इमेज के जरिए और अच्छा समझ में आएगा आपको। इमेज दिख रहा है? तो क्या बोला? खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच। लेकिन अगर पार्सेक, सबसे बड़ी दूरी का जो मात्रक वो पार्सेक है, तो सूरज और कोई भी तारे के बीच अगर मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम पार्सेक में, क्या करेंगे? पार्सेक में दोस्तों। जैसे यहां भी देख सकते हो आप कि भाई अर्थ और पृथ्वी के बीच की दूरी को मेजरमेंट करते वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जबकि एक सूर्य से दूसरे तारे, एक तारे से दूसरे तारे की बात करें तो हम पार्सेक में मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? पार्सेक में, ठीक है? और एंगल क्या? एंगल को आर्क सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? एंगल को आर्क सेकेंड, है ना? देख रहे हो? तो ये भी बनेगा। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। ऐसे पढ़ाने के पीछे रीजन यही है कि सवाल आपको दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लिक करे, ठीक है? नेक्स्ट, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सन? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर, प्रकाश मंडल, रेडियो एक्टिव जोन या कोरोना? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सन? सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आराम से लेना, कोरोना मत समझना। कोरोना है क्या भाई? कोरोना ने तो परेशान कर रखा था 2019, ओ गॉड, नहीं 2020। भाई साहब वो समय मतलब अच्छी तरीके से याद है, हम लोग दिल्ली में फंस गए थे भाई, तड़प रहे थे घर जाने के लिए एकदम। पहली बार लाइफ में ऐसा फील हुआ था कि सब कुछ रहते हुए भी हम कहीं नहीं जा सकते हैं। नहीं,
आप अपने घर में कैद थे, हम अपने घर में कैद थे, लेकिन एक चीज है बच्चों, पढ़ाया खूब जबरदस्त हम लोगों ने। अनअकैडमी लाज रख दी बच्चों का उस कोरोना में, भले आप याद रखें या ना रखें, क्योंकि उस समय कोई क्लास नहीं दे रहा था, केवल अनअकैडमी थी जो भरपूर लेक्चर दे रही थी आपको, है ना। बहुत पढ़ाया है 2020-2021 में। तो सूर्य की सबसे ऊपरी उपग्रह को दोस्तों कोरोना कहेंगे, और किरीट, या तो ऑप्शन में कोरोना रहेगा या किरीट रहेगा, इसलिए मैंने आंसर में किरीट दे दिया, ताकि अगर किसी बच्चों को किरीट याद हो तो आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, आइए देखिए। तो दोस्तों सूर्य की परत, ये सूर्य का लेयर है, सबसे बाहरी परत को हम कोरोना बोलते हैं, देख रहे हो, सबसे बाहरी परत को कोरोना, और कोर यहां जिसकी टेम्परेचर लगभग 20 लाख डिग्री होती है दोस्तों, 20 लाख डिग्री टेम्परेचर इसकी, 20 लाख डिग्री टेम्परेचर होती है इसकी, 20 लाख, 20 लाख। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? द ब्राइट पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ट्रोपोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 10 माफी चाहेंगे। द ब्राइट पार्ट ऑफ द सन, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है बच्चों? द ब्राइट पार्ट ऑफ द सन, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है बच्चों? तो सर फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य के चमकीले भाग को। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं मेरे भाई, सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर। क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर। याद रहेगा, सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर, है ना। ठीक है, अब इमेज में देख लो ना फोटोस्फीयर क्या है, क्लियर हो जाएगा। ये देखो फोटोस्फीयर, सबसे चमकीला भाग फोटोस्फीयर, सबसे बाहरी भाग कोरोना, और फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच के भाग को क्या बोलेंगे? क्रोमोस्फीयर। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रोमोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर सबसे चमकीला, सबसे बाहरी भाग कोरोना, किरीट, और दोनों के बीच के भाग को क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा चीजें को। ठीक है, आगे। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती हैं। द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार्स सफर फ्रॉम इंटरनल डेथ इज कॉल्ड एडिंगटन सीमा, चंद्रशेखर लिमिट, हायल लिमिट, या फाउलर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 11। द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार्स सफर फ्रॉम इंटरनल डेथ इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? एडिंगटन, चंद्रशेखर, हायल, फाउलर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। तो बच्चे आप समझिएगा कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है दोस्तों, चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। ये कैसे होगा? आइए देखिए। ये देखिए कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है दोस्तों? जितने भी स्टार हैं सबकी वॉल्यूम है, आयतन है ना। हर बात समझ में? तो दोस्तों 1.44 से ज्यादा होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ब्लैक होल बन जाएगा, बिल्कुल। और उससे कम होगा तो व्हाइट ड्वार्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बौने तारे, व्हाइट ड्वार्फ कहलाएगा। उसी को हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, आकाशगंगा दोस्तों वर्गीकृत की गई है। द मिल्की वे हैज बीन क्लासिफाइड, किस रूप में डिफाइन किया गया आकाशगंगा को? सर एज एन इलेक्ट्रिक गैलेक्सी, एज अ स्पाइरल गैलेक्सी, एज एन इरेगुलर गैलेक्सी, या एज अ स्फेरिकल गैलेक्सी। यानी जो हमारे मिल्की वे है, जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसका आकृति कैसा है? ये कह रहा है सवाल आपका। कि विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? तो बच्चों आप याद रख सकते हो सर, आकाशगंगा जो वर्गीकृत की गई है, बांटी गई है, वो दोस्तों सर्पाकार गैलेक्सी है। क्या है दोस्तों? स्पाइरल, बिल्कुल ऐसे देखो, ऐसे। ये हमारी गैलेक्सी की आकृति है, बिल्कुल सर्पिलाकार है। आप इमेज देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज में बैरल स्पाइरल है, इरेगुलर मतलब जस्ट लाइक अ अमीबा, जस्ट लाइक अ अमीबा। अमीबा की कोई आकृति होती है क्या? कोई आकृति नहीं है। एकमात्र ऐसा अमीबा है जिसकी आकृति फिक्स है। जैसे कौन? पैरामीशियम दोस्तों, पैरामीशियम, इसकी आकृति फिक्स है, ये बिल्कुल चप्पल के आकार की तरह होता है। और जो स्पाइरल देख रहे हो, ये दिख रहा है ना, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। जबकि एलिप्टिकल, बिल्कुल एलिप्टिकल मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे,
है ना। तो उम्मीद करते हैं सीधे समझ में आ रही होगी क्या सवाल पूछा और क्या इसके जवाब होंगे। ओके, नेक्स्ट, आकाशगंगा दोस्तों मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं, तो गलती मत सोचना। अगर यहां इंग्लिश में गैलेक्सी दिया है और हिंदी में मंदाकिनी दिया है तो गलत मत सोचना सर मंदाकिनी क्या पूछ रहा है। मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, आकाशगंगा गैलेक्सी सबसे पहले किसने देखी थी? गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? तो दोस्तों आकाशगंगा गैलेक्सी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा। किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। दोस्तों कब की बात है ये सर? अब देखो कितने क्वेश्चन निकलेंगे इससे। जॉर्ज लेमिंटर, जो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, डेंस था, जिसमें विस्फोट के बाद पदार्थ चारों तरफ फैल गया और जो पदार्थ फैला ना वही गैलेक्सी कहलाया। ठीक है, अब देखा जाए तो सर जो यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी हैं? तो यूनिवर्स में अनुमानता 1000 अरब गैलेक्सी है। सोचो 1000 अरब गैलेक्सी में एक हम हैं दोस्तों, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। मतलब हमारे मिल्की वे में कितने तारे दोस्तों? 100 अरब तारे। उनमें से एक तारा हमारा सूर्य है। देख रहे हो? हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है को मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। गैलेक्सी अनेक प्रकार आकार प्रकार में दृश्य है और सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप के माध्यम से 1610 ईस्वी में इसे देखा था। उम्मीद करते हैं कई सारे इंफॉर्मेशन आपको आज मिली होगी, है ना। याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? द टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा है, बीपीएससी भी पूछा है और जेपीएससी 2006 में पूछा है। आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी यूपीएससी भी पूछा है, बीपीएससी भी पूछा है और जेपीएससी 2000 ईयर नहीं याद है दोनों का। तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को लगने वाला समय 25 करोड़ वर्ष है। कितने? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सोचो, मतलब हमारी आकाशगंगा के केंद्र में, जैसे हम क्या हैं कि भाई ये सूर्य है और हमें चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, लेकिन सोचो कि सूर्य को हमारी आकाशगंगा का पूरा, मान लो आकाशगंगा है और ये पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। ओ माय गॉड, सोचो, है ना मजेदार। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है दोस्तों? विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन? बृहस्पति, अरुण, वरुण, प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए बताइए। क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है दोस्तों? वरुण लेता है सर्वाधिक समय। अरे जो सबसे लास्ट होगा वही तो लेगा भाई। केपलस थ्योरी क्या कहता है कि जो सबसे लास्ट होगा वो देर से घूमेगा, जो सबसे नजदीक होगा वो जल्दी घूमेगा, है ना। ये देख लो, तो यूरेनस और नेपच्यून, तो हिंदी याद रखिएगा, यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण। तो सबसे लास्ट में क्या है? नेपच्यून है। सबसे लास्ट में नेपच्यून है, तो यही चक्कर लगाएगा देर से, है ना। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज कैलकुलेटेड एज 6000 डिग्री सेल्सियस, 12,000 डिग्री सेल्सियस, 18,000 डिग्री सेल्सियस या 24,000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों आसान सवाल था कि द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन कैलकुलेटेड एज, सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान आंका गया है वो क्या है दोस्तों? पृष्ठीय तापमान मतलब क्या है? जैसे ये सूर्य मान लें हम, है ना, और ये कोर है सेंटर। तो दोस्तों कोर का टेम्परेचर ना 20 लाख डिग्री सेल्सियस है, जो मैं आपको बता चुका हूं, 20 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जबकि पृष्ठीय तापमान मतलब बाहर कोरोना
किरीट, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। हमें लगता है यहां पे अगर 20 लाख दे देते तो और गड़बड़ कर बैठते आप। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्या कहते हो, कोई समस्या समझने को लेके? नहीं ना, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। तो कितना 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखिएगा। हो सकता है कोरोना पूछे आपको, क्रीड पूछे, तो गलती मत करिए। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है दोस्तों? विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन? सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बहुत आसान है। तो मेरे भाई, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व? हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य की जो एनर्जी है वो नाभिकीय संलयन, जिसे हम नाभिकीय संलयन या हाइड्रोजन संलयन, हाइड्रोजन संलयन जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या हाइड्रोजन फ्यूजन कहते हैं, है ना। जहां कई सारे न्यूक्लियाई जुड़कर विस्फोट करेंगे उसे हम फ्यूजन कहते हैं, विखंडन, ये संलयन कहते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा परमाणु हथियार बनाते हैं ना, परमाणु बम, वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, फिर हीलियम होगा, हाइड्रोजन खत्म होगा तो हीलियम में कन्वर्ट होगा, हीलियम का तो लोहा में, कई सारे छोटे छोटे, ठीक है, पदार्थ। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में? आराम से पढ़िएगा, गलती मत करिएगा, समझ के। विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन? कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में दोस्तों क्या होगा? बताइए, मजेदार सवाल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सर, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह हैं मंगल और यूरेनस के बीच में? दोस्तों बृहस्पति और शनि है। बृहस्पति और शनि कौन है दोस्तों? बृहस्पति और शनि। कैसे? फोटो दिखाएं, देखिए क्या बोला, फिर से देखो क्वेश्चन कि मंगल और यूरेनस के बीच में, तो मंगल और यूरेनस के बीच में क्या आएगा? जुपिटर, यही था ना, और सैटर्न, सैटर्न देख लो, अरे निकालो ना, जे सन, नहीं सॉरी, दूरी के आधार पे ना, हाँ, तो माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सोड अस 9 प्लैनेट। अब क्या बोला दोस्तों कि मार्स और यूरेनस के बीच में जुपिटर और सैटर्न है, जुपिटर और सैटर्न निकल के आया। तो ट्रिक बहुत काम की चीज है, ट्रिक याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है? यानी जो धूमकेतु है, कॉमेट्स है, वो किसके चारों चक्कर लगाता है? हमने एक धूमकेतु के बारे में कल भी पढ़ा है दोस्तों। तो धूमकेतु की बात करें बच्चे, कॉमेट्स की बात करें तो सर ये सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। इसकी आकृति बिल्कुल कॉमेट की तरह होती है ना। और जैसे जैसे सूर्य के नजदीक आएगा इसकी आकृति बढ़ती चली जाती है। तो लास्ट में जो कॉमेट दिखा था दोस्तों, वो 1986 में दिखा था, वो हैली कॉमेट था, वो हैली कॉमेट था। और एक बार सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 76 वर्ष का समय लेता है। तो इस हिसाब से अगले बार दिखेगा कब? अगली बार 2062 में दिखेगा। पता ना हम रहें, आप ना रहा, आप रहें, पता नहीं कौन रहेगा, लेकिन हम और आप पढ़ाई हुई चीज तो रहेंगे। बच्चे देखेंगे कि रोहित सर पढ़ाए थे 2023 में कि भाई 2062 में हैली कॉमेट दिखेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द साइज ऑफ द सन देन द अर्थ? क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चे 100 गुना, 124 गुना, 109 गुना, 115 गुना, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य का आकार दोस्तों पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रखेंगे। एक्चुअली ना कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, माफी चाहेंगे क्योंकि कुछ थोड़ा सा वर्क है।
2 तारीख से फिर हम लोग लाइव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सेशन इसलिए रखा गया क्योंकि थोड़ा कुछ काम है तो थोड़ा निकलना है ना। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। फिर से बता दें कि आज 31 तारीख है तो मिस मत करना। अगर अदरवाइज अगर आज में होता तो रात में एक और सेशन लगा देता स्पेशल क्लास, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है। ये लास्ट है दोस्तों, 20% और साथ में मंथ एंड दोनों का कॉम्बिनेशन कूपन कोड आपको पता है। आप आराम से इसको लगा के आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बिल्कुल पढ़ सकते हो, बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। ये पूरी टीम है दोस्तों जो आपको मदद करेगी आपकी तैयारी में, ठीक है। चलिए, यहां हम एमटीएस का बैच 26 तारीख से शुरू हुआ है, ये आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा दोस्तों। दिल्ली पुलिस का बैच शुरू हुआ है, ये भी आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा। सीजीएल शुरू हुआ है, ये भी रिकॉर्डेड मोड में। और दोस्तों हर बुधवार को बैच शुरू होता है, तो आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि सर हमारा छूट जाएगा, कुछ नहीं, कतई नहीं छूटेगा। आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए, है ना, हमारे साथ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल आप, है ना। 4 स्टेप लगेंगे डाउनलोड करने में दोस्तों। आप कहाँ स्टैंड करते हो, हमारे साथ स्पेशल क्लास में शाम को 5 बजे जरूर जुड़िए, ठीक है, जहां पर आप डाउट भी पूछ सकते हो अपना दोस्तों। सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक करके जाइएगा। मिलेंगे फिर, यानी कब, 2 फरवरी को, वेटलैंड डे के दिन। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।